हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेली हम लोगों को कौन से विटामिन्स खाने चाहिए एंड कौन से मिनरल लेने चाहिए। तो स्टे ट्यून टिल एंड, मैं सब आपको बताऊंगी डिटेल में कि आपको कौन से विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड मिनरल्स की भी कौन सी ज़रूरत होती है, क्या खाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं एंड मुझे बहुत सारे लोग भी ये पूछते रहते हैं कि मैम फिर मैं मल्टीविटामिन्स टैबलेट लूँ क्या, फिर मैं ये विटामिन खाऊँ क्या, मैं फिर वो मिनरल खाऊँ क्या। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा एंड आपको सब आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये जानना है, मुझे ये पता करना है, तो मैं हैप्पीली आपके सब क्वेश्चंस के आंसर एंड वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। हाय, माय नेम इज रूपाली कदम। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। मैं मेरी लवली लेडीज को उनके वेट लॉस में हेल्प करती हूँ एंड उनके गट के इश्यूज, थायराइड के, पीसीओडी के, डायबिटीज के अगर इश्यूज होते हैं तो उसमें, अगर इरेगुलर पीरियड्स भी है तो उसमें भी मैं उनको हेल्प करती हूँ एंड माय क्लाइंट गॉट 100% रिजल्ट। चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हम पहले देखते हैं मल्टीविटामिन्स। मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें मैंने बताया था कि जो मल्टीविटामिन्स होता है तो वो हर एक को जरूरत नहीं होता है। मल्टीविटामिन सबने नहीं लेना चाहिए। तो जैसे अभी मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड्स है जो मल्टीविटामिन्स के टैबलेट बेचते हैं, बट मेरा हमेशा यही बोलना होता है कि पहले आप ब्लड रिपोर्ट चेक करो और ब्लड रिपोर्ट चेक करने के बाद ही देखो कि आपके बॉडी को मल्टीविटामिन्स की जरूरत होती है क्या। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे विटामिन्स है जो आपको रोज उसके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो ये भी आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और मैं पहले हमेशा यही बोलती हूँ कि पहले आप ब्लड रिपोर्ट करो। ब्लड रिपोर्ट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरे बॉडी में ये डिफिशियंसी है और मुझे ये खाना चाहिए। अभी मैं कुछ ऐसे विटामिन्स बताऊंगी कि जो आप डेली बिंदास ले सकते हो। चलो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ विटामिन सी से। अभी विटामिन सी की ये जो मेरे पास सप्लीमेंट्स है तो ये मैं डेली खाती हूँ एंड इसमें मैं फिर क्या करती हूँ ना कि आज अगर मैं विटामिन सी खा रही हूँ तो कल मैं थोड़ा गैप दूंगी, फिर परसों फिर से चालू करूंगी। ऐसे मेरा कोर्स चलता है। बट विटामिन सी एंड विटामिन बी ये वाटर सोल्यूबल है, तो इसीलिए आपके बॉडी को रोज उसकी जरूरत होती है। क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से जब भी आप यूरिनेशन पास करोगे उसके थ्रू ये विटामिन निकल जाते हैं बॉडी से और इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए विटामिन सी डेली लेना चाहिए। तो विटामिन सी के डोसेज ये रहता है कि आप ये च्यूवेबल फॉर्म में आता है। आप कोई भी मेडिकल में जाओ, यहाँ पे विटामिन सी के आप यहाँ से सप्लीमेंट मांग सकते हो। ये मैंने मेडिकल से ही लिया है। तो मेडिकल में 50 to 60 अप्रोक्सीमेट में आपको टैबलेट्स मिल जाती है एंड विटामिन सी से आपका जो इम्यूनिटी रहता है तो वो इम्यूनिटी बूस्ट होता है एंड आपको बहुत सारे बीमारियों से दूर रखता है। एंड नॉट ओनली इन दैट, सेकेंड केस इज कि आपके स्किन पे ग्लो आता है। अगर आपको स्किन के कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी चली जाएंगे। तो इसीलिए विटामिन सी को आपकी डाइट में डेली इंक्लूड करो। अभी ये हो गया विटामिन सी। जैसे विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, जैसे आपको विटामिन सी की जरूरत रोज होती है, जैसे यूरिनेशन से वो निकल जाता है, वैसा ही रहता है विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी भी हमारे बॉडी को रोज डेली बेसिस पे चाहिए और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12। तो ये मेरे पास विटामिन B12 की टैबलेट्स है। तो ये विटामिन B12 मैं हमेशा रोज लेती हूँ, बट मैं इसका डोसेस बताती हूँ कि जैसे अगर आप रोज ले रहे हो फॉर 3 मंथ्स रेगुलर बेसिस, एक भी डे आप उसको बंद नहीं करना है, तो फिर उसके बाद फिर से 1 से 2 महीने का गैप रखो, फिर से आप ये विटामिन B12 की टैबलेट चालू कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि इसका कलर जैसे रेड कलर है, तो दैट मीन्स कि विटामिन B12 का काम रहता है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन का। तो आप ये जो टैबलेट्स देखोगे तो ये मोस्टली रेड कलर में आती है। दैट मीन्स कि आपको अगर अनेमिया का प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, रेड ब्लड सेल आरबीसी जो बोलते हैं, अगर आप काउंट देखोगे ब्लड रिपोर्ट में वो कम आता है, तो आप विटामिन B12 खाना चालू करो। और इसका मैं सिम्टम्स बताती हूँ कि जैसे हैंड्स एंड लेग्स में से टिंगलिंग जैसा लगता है ना, वो चीटी जैसा, ऐसे टिंगलिंग जैसा, या फिर आपको वीकनेस, टायर्डनेस फील होगा, तो समझ जाओ कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। बट ब्लड
ब्लड रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। अभी मैं एक क्लाइंट का एग्जांपल देती हूँ कि एक मेरी ऐसी क्लाइंट आई मेरे पास कि जो गाड़ी चलाते टाइम गिर गई, तो नीचे गिर गई एंड उसको जब हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने ये बोला कि उसको विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, वो एनीमिक है, उसके बॉडी में रेड ब्लड सेल जो है वो फॉर्म नहीं हो रहे हैं, उसके वजह से उसको ब्लड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने उसको 7 डेज में एक इंजेक्शन दिया, और वो भी इंजेक्शन मैं भी आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आप ऐसे विटामिन B12 की टैबलेट अगर आपको नहीं लेनी है, आप बोल रहे होंगे कि नहीं यार मैं डेली नहीं खा सकती, मेरा तो ध्यान नहीं रहता है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाके विटामिन B12 के इंजेक्शन ले सकते हो, और वो भी 7 डेज में एक। तो उसके वजह से भी आपके विटामिन B12 की डिफिशियंसी चली जाएगी। अभी ये हो गया, अभी आपको पता चल गया कि विटामिन B एंड विटामिन C ये होते हैं वाटर सोल्यूबल, जो यूरिनाइजेशन से पास होते हैं, और इसीलिए हम लोगों को डेली ये चाहिए। एंड इन जनरल मैं आपको बताती हूँ कि ह्यूमन के बॉडी में विटामिन B12 एंड विटामिन D की डेफिशिएंसी हमेशा पाई जाती है। जब आप ब्लड रिपोर्ट करोगे तो उसमें आप देखोगे कि विटामिन B एंड विटामिन D की कमी होती है। तो विटामिन B12 की कमी क्यों होती है? क्योंकि विटामिन B12 हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, एंड सेकेंड थिंग कि विटामिन B12 नॉन वेजिटेरियन फूड में ज्यादा मिलता है। तो हमारे इंडिया में तो आपको पता है कि मोस्टली लोग वेजिटेरियन है, एंड इसीलिए विटामिन B12 की कमी होती है। तो ये हो गया विटामिन B12 के सप्लीमेंट के बारे में। अभी हम मूव करेंगे जो है विटामिन D। अभी विटामिन D स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताती हूँ कि विटामिन D में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है विटामिन D2 एंड एक होता है विटामिन D3। विटामिन D2 हमें प्लांट बेस्ड जो यूवी एक्सपोज प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम, उसमें से आपको विटामिन D2 मिल जाता है। इसीलिए कभी भी सप्लीमेंट्स लेने की कोशिश करोगे तो विटामिन D2 को मत देखो, विटामिन D3 को, क्योंकि विटामिन D3 मिलता है एनिमल बेस एंड सनलाइट। एंड आपको तो पता ही है कि हम लोग ऐसे हैं कि अगर सनलाइट में भी जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, या हम लोग तो धूप में खड़े ही नहीं रहते, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है, हम लोग वॉक नहीं करते, ना सनलाइट देखते हैं, इसीलिए विटामिन D की ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। और विटामिन D में भी पर्टिकुलर D3 जो एनिमल बेस यानी जो मिल्क प्रोडक्ट, उसमें आपको विटामिन D3 मिलेगा, एंड एक मिलता है सनलाइट। अभी सनलाइट से आपको विटामिन D3 डायरेक्टली नहीं मिलता है। जब आप सनलाइट में खड़े रहोगे तो आपकी बॉडी स्पेशली लीवर आपका जो विटामिन D3 है वो एक्टिवेट करता है, एंड फिर वो एक्टिव फॉर्म में आपके बॉडी को मिलता है। तो इसीलिए विटामिन D2 हम लोग सप्लीमेंट्स में नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं विटामिन D3। ये भी आपको मेडिकल में मिल जाता है। मेडिकल में आप जाके सीधा पूछ सकते हो कि विटामिन D3 की, तो ये कॉमन टैबलेट है, ये किसी भी मेडिकल में मिल जाता है। इसका भी रेट 50 to 60 रुपीज है। तो ये भी कैसे लेना है मैं बताती हूँ। विटामिन D आपको डेली नहीं लेना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि विटामिन B एंड विटामिन C आप डेली ले सकते हो क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, जब यूरिनेट के लिए आप जाते हो तो उससे पास होता है। बट विटामिन D ये होता है फैट सोल्यूबल, तो आपके बॉडी में ये स्टोर होगा, तो इसीलिए ये आपको डेली नहीं लेना है, ये ओनली ऑन संडेज लेना है या मंडे, मतलब हफ्ते में एक बार। तो आप टाइम टेबल बना लो कि मुझे ओनली संडे या ओनली मंडे में एक गोली लेना है, क्योंकि एक टैबलेट आप जो लोगे, एक सप्लीमेंट गोली, उसमें होता है 60,000 IU। तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो कि विटामिन D3 उसमें 60,000 IU लिखा होता है। तो इसीलिए एक ही टैबलेट लेना है, डेली मत लेना प्लीज, सिर्फ हफ्ते में एक बार। विटामिन D3 का हर एक को जरूरत होता है बॉडी को। अगर प्रेग्नेंट भी है या फिर आप कोई भी उम्र के हो तो आपको विटामिन D3 की जरूरत होती है। अगर छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनको भी ड्रॉप्स फॉर्म में डॉक्टर विटामिन D3 लिख के देते हैं। और मैं आपको अभी विटामिन D एंड कैल्शियम का रिलेशन बताती हूँ। अभी मेरे पास कैल्शियम की सप्लीमेंट्स बॉटल नहीं है आपको दिखाने के लिए, बट कैल्शियम भी हमारे बॉडी को उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक क्लाइंट का एग्जांपल देती हूँ कि एक क्लाइंट मेरे पास ऐसी आई कि जिसको ऑस्टियोपोरोसिस का इशू निकला और उसके जो बोन्स थे तो वो बहुत थीन हो गए। उसकी फैमिली थ्रू मुझे पता चला कि खाना बनाते बनाते ही वो फेल डाउन एंड उसके पूरे बोन्स चूर चूर हो गए।
उसकी डेथ हो गई। तो ये इसीलिए हमेशा कैल्शियम को हम इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि आपको कैल्शियम का तो पता ही है कि कैल्शियम रहता है हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए, ये आपको सबको पता है। तो कैल्शियम अगर हमारा अच्छे से टीथ में एंड बोन्स में होता है तभी आप स्ट्रॉन्ग रहते हो और आपका कोई भी टीथ का बोन्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर कैल्शियम आपके टीथ या बोन्स में नहीं मिल रहा है तो ऑफकोर्स आपको फ्रैक्चर के प्रॉब्लम या कहीं पे आप गिर जाते हो तो फटाक से आपको फ्रैक्चर हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, टीथ के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये ऐसा होता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन डी एंड कैल्शियम का क्या रिलेशन है। अभी आपको पता है कि कैल्शियम से हमारे बोन्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं, टीथ भी वैसे ही स्ट्रांग होते हैं। मैं आपको अभी भी बताती हूँ कि वुमन को कैल्शियम की जरूरत होती है 1000 mcg डेली, ठीक है, उसका एक रिक्वायरमेंट होता है। और मेन केस में 1200 का mcg का रिक्वायरमेंट होता है। तो डेली हम इतना तो दूध नहीं पी सकते कि जिससे हमें कैल्शियम मिले। और हमें तो न्यूट्रिशन में जैसे फ्लैक्सीड खाना है क्योंकि फ्लैक्सीड्स में तो कैल्शियम बहुत मिलता है। तो हम लोग कितना खाएंगे, फ्लैक्सीड ज्यादा खाएंगे तो लूज मोशन हो जाएगा। जैसे कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो वो लोग भी कैल्शियम के लिए मिल्क डेली नहीं पी सकते, तो उनको तो कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत होती है। तो इसीलिए वुमन अगर है तो 1000 mcg देख के ही आपको वो लेना है, कंज्यूम करना है। तो कैल्शियम का ये हो गया। अभी विटामिन डी के साथ क्या रिलेशन है? अगर आप विटामिन डी का सप्लीमेंट या फिर सनलाइट में खड़े नहीं हो, आप सनलाइट अच्छे से नहीं ले रहे हो या फिर आप विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो तो उसके वजह से क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा बॉडी। फिर आपके बॉडी को कैल्शियम कहाँ मिलेगा? फिर वो स्टोर होगा किडनी में। यस, ये शॉकिंग था ना। तो इसीलिए जब भी आप कैल्शियम लेते हो टू मेक श्योर कि आप विटामिन डी भी चेक करो, विटामिन डी का भी सप्लीमेंट आपको लेना है हफ्ते में एक बार, क्योंकि विटामिन डी हेल्प्स टू एब्जॉर्ब योर कैल्शियम इन द बॉडी और उसके वजह से ही आपके बॉडी को कैल्शियम मिलेगा। एक सीधा मैं एक नुस्खा देती हूँ कि जैसे अगर आपको दूध पीना है मॉर्निंग में तो आप डायरेक्ट सनलाइट में जाओ, सनलाइट में खड़े हो जाओ और वहाँ पे दूध पी सकते हो। तो उससे क्या होगा कि सनलाइट से विटामिन D3 मिलेगा और वो आपके दूध में भी आएगा, आपका बॉडी एक्टिवेट करेगा। और फिर मिल्क में होता है कैल्शियम, तो आप जब इनटेक करोगे मिल्क तो आपके बॉडी को विटामिन D3 भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, तो कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो इसीलिए इसके बाद कभी भी अगर आप कैल्शियम की सप्लीमेंट या कैल्शियम रिच फूड लेते हो तो मेक श्योर कि विटामिन डी आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एक ऐसा विटामिन है हमारे पास जो है मैग्नीशियम। अभी मैग्नीशियम ही क्यों? जैसे किसी को अगर हाइपरटेंशन का इशू है या फिर जैसे आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तब आप ये रात को सोने के पहले एक मैग्नीशियम की टैबलेट, ये सप्लीमेंट ले सकते हो। नॉट डेली, मैं डेली रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये है मिनरल, ये विटामिन नहीं है। विटामिन हमें अबंडेंट चाहिए रहता है बट मिनरल हमें लेस क्वांटिटी में चाहिए रहता है। तो जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ कि ब्लड रिपोर्ट देखो, ब्लड रिपोर्ट में अगर मैग्नीशियम आपको लेस लगता है और अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है एंड हाइपरटेंशन के लिए तो ये बूंद है, जो जिनको भी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए अच्छा है। अभी कैसे आप पूछोगे? हाइपरटेंशन में क्या होता है ना कि हाई बीपी जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये ना रिलैक्सेशन का काम करता है, तो ये रिलैक्स कर देता है। जैसे डायस्टोलिक का काम क्या रहता है? रिलैक्सेशन का। तो डायस्टोलिक जो बीपी हम चेक करते हैं तो उसमें ये काम करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके ब्लड प्रेशर को रिलैक्स कर देगा और उसके वजह से ये अच्छा होता है। ये टैबलेट है आपको, तो उसी टाइम पे आपको लेना है जब आप स्ट्रेस फील करते हो या नींद नहीं आती है, नॉट ऑन द डेली बेसिस। ये भी आपको ब्लड रिपोर्ट देख के ही लेना है। ये वन ऑफ द टैबलेट में रखती हूँ कि मेरे घर में मेरी मम्मी है जिसको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, बट मैं उसको डेली नहीं देती हूँ। ये कभी कभी उसको कभी कभी नींद नहीं आती है तो तब मैं उसको ये मैग्नीशियम की सप्लीमेंट देती हूँ। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम के बारे में। एंड लास्ट है ओमेगा 3। अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, ओमेगा 3 का मेरे पास सप्लीमेंट दिखाने के लिए आपके पास नहीं है, बट मैं ओमेगा 3 के बारे में आपको बताती हूँ कि आपको भी पता है कि मार्केट में ओमेगा 3 में फिश ऑयल, वेजिटेरियन के लिए भी आपको
जो अलगी रहता है, अलग ऑयल या अलगी बोलते हैं या क्रील ऑयल, तो उसके सप्लीमेंट्स मार्केट में प्रेजेंट है। तो ओमेगा 3 का जरूरत कहाँ होता है? आप बोलोगे कि ओमेगा 3 भी क्यों लेना है हमें ये सप्लीमेंट? ओमेगा 3 पहली बात तो हम लोग डेली में क्या खा रहे हैं? रिफाइंड ऑयल से तो आपको विटामिन ए डी ज्यादा मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो तो हाइड्रोजनेटेड कितना क्या क्या प्रोसेस करता है, केमिकल मिल रहा है। तो आपका ओमेगा 3 जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो सैचुरेट नहीं होता है बॉडी में, वो मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि आप फ्लैक्स सीड्स खाओ, पंपकिन सीड्स खाओ, जो सीड्स फॉर्म में होता है उससे ओमेगा 3 मिलता है। तो यस, यू हर्ड राइट कि ओमेगा 3 उन सीड्स से मिलता है, लेकिन वो जो सीड्स है उसमें रहता है ALA फॉर्म। ALA ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसका फॉर्म है, जो पुअर कन्वर्ट करता है DHA और EPA में। अभी ये टेक्निकल बात हो गई, अभी मैं सीधा बोलती हूँ कि वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं, जैसे ये सीड्स फॉर्म, तो उनमें DHA एंड EPA का प्रोपोर्शन कम होता है। तो इसके लिए आपको बॉडी में ओमेगा 3 की डिफिशियंसी होती है, एंड उसके वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में से कम करना है तो वो इतना काम नहीं करता है, आप कितना भी सीड्स खाओ। इसीलिए उस टाइम में ओमेगा 3 की जरूरत होती है। एंड ओमेगा 3 से तो आपको पता है कि ब्रेन फंक्शन अच्छा काम करता है, आपके ब्रेन को ओमेगा 3 फूड चाहिए, नर्वस सिस्टम के लिए ओमेगा 3 फूड चाहिए। तो इसीलिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आपके फूड में ऐड करो। अभी आप बोलोगे कि फिर ओमेगा 3 में तो हम क्या पढ़े फिर? ALA, DHA, EPA। तो मैं आपको बताती हूँ कि EPA मतलब जिनको डायबिटीज या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, तो वो लोग EPA रिच ओमेगा 3 की सप्लीमेंट्स ले सकते हो। और DHA यानी जिसको आइज का प्रॉब्लम है या फिर जिनका ब्रेन फंक्शन में कुछ या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, उनको DHA वाला ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना चाहिए। और क्योंकि जो हमारे सीड्स होते हैं, जो प्लांट बेस्ड सोर्सेस होते हैं, उसमें ALA मोर होता है, DHA EPA नहीं होता है। तो फिर DHA EPA कहाँ से मिलेगा? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक फिश खा रहे हो, वो भी सैल्मन फिश, वो खा रहे हो, तो आपको ओमेगा 3 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी फूड से अच्छे से ओमेगा 3 मिलता है। बट आप अगर वेजिटेरियन हो तो आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट की जरूरत होती है। तो इसीलिए मेक श्योर कि ओमेगा 3 की जो सप्लीमेंट्स है वो आपको डाइट में ऐड करना है, तो इसी के वजह से आपका अच्छा होगा। एंड और एक बात बताती हूँ कि ओमेगा 3 EPA आपका, जो मैंने आपको बोला कि हार्ट डिसीज एंड कार्डियोवास्कुलर, वैसे ही अगर आपके बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन है तो वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है उसमें, वो हेल्प करता है। तो इसीलिए जो भी वेजिटेरियन लोग हैं जिनको फिश ऑयल बेस या क्रील ऑयल बेस सप्लीमेंट्स नहीं लेनी है, तो मार्केट में अलगी बेस भी सप्लीमेंट्स है, तो आप वो बिंदास ले सकते हो। सिर्फ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 में, ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद ही आप डिसाइड करो कि आपको नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए, ब्रेन फंक्शन के लिए चाहिए, या फिर आपको एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, ये पहले रिक्वायरमेंट देखना है। और आपको अगर फिर भी हेल्प चाहिए तो यू गेट बैक टू मी एंड आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया सब सप्लीमेंट्स के बारे में। बट अगर आपको कुछ भी इश्यूज है, डिसीजेस है, या फिर आप उसको रिवर्स करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको डाइट प्लान हैप्पीली दे दूंगी। यहाँ पे मेरा नंबर है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके वहाँ पे भी मैं आपको आपका डाइट प्लान दे दूंगी। और डाइट प्लान यानी नॉट स्ट्रिक्ट डाइट, आपका घर का खाना खा के ही आप सब कुछ डिसीजेस रिवर्स कर सकते हो। अगर आपको वेट लॉस करना है तो वो भी मैं आपको उसमें हेल्प करूंगी। होप यू गेट द आंसर टुडे। एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।